बच्चों के लिए सबसे खुशी का दिन क्या होता है? ऑब्वियसली छुट्टी का दिन या फिर घूमने फिरने का दिन। पढ़ाई लिखाई के बोझ तले दबे बच्चे जब बाहर घूमने निकलते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना आप नहीं बता पाते। वडोदरा में स्कूल की पिकनिक के लिए गए उन बच्चों के लिए भी ऐसा ही दिन था। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि सिस्टम की लापरवाही का नतीजा क्या हो सकता है। अगर ऐसा होता तो वो वहाँ खुशी खुशी तो नहीं जाते। वडोदरा के हरणी झील हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। हादसे में किन की लापरवाही सामने आई, किस कंपनी के पास लेक का जिम्मा था, पुलिस के एफआईआर से क्या कुछ सामने आया है और गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार को क्या खरी खोटी सुनाई, इन सब पर बात होगी आज दी ललन टॉप शो में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। ये सब बातें हम करें, इस हादसे पर विचार करें, उससे पहले कुछ सुर्खियों पर गौर कीजिए। सबसे पहले बात अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की। भगवान राम की नई प्रतिमा को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है। प्रतिमा को दोपहर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गर्भगृह में रखा गया। विराजमान मूर्ति की पहली तस्वीर भी अब सामने आ गई है, जिसे सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। मूर्ति का कुछ हिस्सा कपड़ों से ढक कर रखा गया था। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में इसी मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया जाएगा। स्थापित तो हो गई है, प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये मूर्ति कर्नाटक के मशहूर शिल्पकार अरुण योगीराज ने बनाई है। ट्रस्ट के कुल 15 सदस्यों में से 11 ने राम जी की इस मूर्ति को चुना। इससे पहले 51 इंच की रामलला की प्रतिमा को कल रात मंदिर में लाया गया था, यानी कि 18 जनवरी को। अगली सुर्खी उत्तर प्रदेश से है, या कहीं 2024 के चुनाव से जुड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ तस्वीर पोस्ट की और साथ में लिखा, सभी को आरएलडी और सपा के गठबंधन की बधाई, जीत के लिए सभी एकजुट हो जाएं, जुट जाएं। जवाब में जैन ने भी एक्स पर लिखा, राष्ट्रीय संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हमारे गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं से उम्मीद है कि अपने क्षेत्र में विकास और खुशहाली के लिए कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। मिलकर आगे बढ़ने की बात जो आरएलडी मुखिया कर रहे हैं उसका सीधा इशारा सीट शेयरिंग की तरफ है। खबर है कि समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 7 लोकसभा सीटें आरएलडी को दे सकती है। वैसे तो कौन कौन सी सीटें हैं इसका सटीक ब्यौरा कैंडिडेट्स की जब लिस्ट आएगी तब हमको मालूम चलेगा। अभी की चर्चा के मुताबिक बागपत, मथुरा, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा और कैराना ये सीटें आरएलडी लड़ सकती है। मुलाकातों, सीट शेयरिंग और गठबंधन इन्हीं कीवर्ड से जुड़ी एक और खबर है, एक और मुलाकात है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे उनके सरकारी आवास पर। आधे घंटे तक इनके बीच चर्चा हुई। निकले तो खबरें बनी कि मिलने का सबब लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग ही है। खबरें ये भी बनी कि नीतीश नाराज हैं तो पिता पुत्र उन्हें मनाने गए थे। 2 दिन पहले लालू प्रसाद यादव ने महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे की कवायद के संकेत दिए थे। हालांकि तेजस्वी ने कहा कि रूटीन मीटिंग थी, वो डिप्टी हैं, नीतीश उनके सीनियर हैं, मिलना जुलना होता रहता है, मिले सुर मेरा तुम्हारा। अभी चुनाव तक इस तरह की और मुलाकातें होती रहेंगी और हम इनके बारे में आपको बताते भी रहेंगे। एक और अपडेट है बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम से जुड़ा हुआ। हरियाणा के सुनारिया जेल में बंद बलात्कार और हत्या का दोषी राम रहीम एक बार फिर से बाहर आएगा, क्योंकि उसे मिल गई है पैरोल पूरे 50 दिन की। इतने दिनों के लिए वो जेल से बाहर आएगा। 4 साल में राम रहीम की ये नवी पैरोल है। बीते 2 सालों में ही उसे 7वीं बार पैरोल मिली है। रेप और हत्या मामले में डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख 20 साल की सज़ा काट रहा है। पैरोल पर दोषी जितने दिन बाहर रहता है उतने ही दिन उसकी सज़ा में जोड़ भी दिए जाते हैं। राम रहीम के पैरोल का मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट भी पहुंचा था। सरकार ने क्या दलील दी थी आप सुनिए कान खोल के। उन्होंने कहा कि हत्या के जिन 2 मामलों में राम रहीम को सज़ा दी गई है उन मामलों को सीरियल किलिंग नहीं कहा जा सकता है। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। ये तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की हैं। ये हरणी झील नाव हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के परिजन और उनके जानने वाले हैं। परिवार वाले बेसुध हैं, उनके गम को हम आप समझ नहीं सकते। 2 बच्चों के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ये परिचित पहुंचे थे। 18 जनवरी को वडोदरा में हुए दर्दनाक नाव हादसे में 12 बच्चों समेत 14 लोगों की मौत हो गई है। ये बच्चे वडोदरा के न्यू सनराइज स्कूल के थे। गुरुवार को शिक्षकों के साथ पिकनिक के लिए पहुंचे थे, लेकिन अपने अपने रोमांचक सपनों को लेकर चल रहे इन बच्चों को अंदाज़ा नहीं था कि कुछ लोगों की लापरवाही उनकी जान ले सकती है। लापरवाही किसकी और कितनी, ये सब आपको बताते हैं।
18 जनवरी का दिन न्यू सनराइज स्कूल के इन बच्चों के लिए ख़ास दिन था। पिकनिक मनाने गए थे बच्चे। सोचिए कितने खुश रहे होंगे। शाम करीब 4:30 बजे ये बच्चे 4 टीचर्स के साथ हरणी लेक पहुंचे। जानकारी के मुताबिक पिकनिक के लिए करीब 60 बच्चे वहां पहुंचे थे। जिस नाव पर बच्चे और शिक्षक सवार हुए उसकी क्षमता 16 लोगों की थी, लेकिन उस पर कुल 30 बच्चे और 4 टीचर्स सवार हो गए। 16 की नाव पर 34, क्षमता से कहीं ज़्यादा। इस कारण नाव पलट गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में 20 लोगों को झील से निकाला गया, लेकिन 14 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। इनमें 2 टीचर्स थे। मरने वाले सभी बच्चे 8 से 13 वर्ष के थे। स्कूल प्रशासन ने बच्चों को टूर कराने वाली कंपनी को इसका जिम्मेदार बता दिया। न्यू सनराइज स्कूल के संचालक ऋषि वाडिया ने मीडिया को बताया कि फन टाइम एरिना ग्रुप नाम की कंपनी ने स्कूल से पिकनिक कराने के लिए संपर्क किया था। उनका दावा है कि टीचर्स ने नाव पर ओवरलोडिंग को लेकर उनसे बात की थी, टोका था, लेकिन उनकी बात को सुना नहीं गया। सुनिए हादसे के बाद स्कूल क्या कह रहा है। इसमें इश्यू वहाँ हुआ है जब बच्चे लोग बोट में ओवरलोड हुए तब हमारे शिक्षक टीचर्स हैड टोल्ड द पीपल आउट देयर, वहाँ बोला उनको कि ये बच्चे ओवरलोड है, आप मत बिठाओ उनको। उन लोग ने बिठा दिया और उसके बाद भी बोट उन्होंने तुरंत चालू कर दी। लाइफ जैकेट भी कम थे। टीचर मानसी मैडम ने बोला कि लाइफ जैकेट भी नहीं है हमारे पास, टीचर्स को भी नहीं पहनाया और बच्चों को सिर्फ 7-8 लाइफ जैकेट बच्चे लोग नहीं पहने थे, दूसरे ने पहने थे और वो लोग बोट निकल गए। और हमने उनको ऐसा भी बोला कि मतलब टीचर ने ऐसा भी बोला कि हम चल के जाएंगे, हमको वहां नहीं जाना है वो बाजू, क्योंकि बस वो बाजू थी तो वो शायद हमको नहीं चल के, इतना ओवरलोड मत कीजिए प्लीज। लेकिन हमारी एक नहीं सुनी उन्होंने। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। इल्जाम लग रहे हैं कि सभी बच्चों को लाइफ जैकेट्स नहीं पहनाई गई थी, सिर्फ 10 बच्चों को जैकेट्स दी गई। हादसे के बाद उन बच्चों की जान बच गई। जहां पर यह घटना हुई वो इलाका लेक जोन कहलाता है। हरणी लेक की देखरेख का जिम्मा एक प्राइवेट कंपनी कोटिया प्रोजेक्ट्स के पास है। साल 2016 में वडोदरा नगर निगम ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के तहत कंपनी को जिम्मा दिया। हादसे के बाद इस लेक जोन को सील कर दिया गया है। वडोदरा नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने बताया कि नाव में कोई भी लाइफ सेविंग इक्विपमेंट नहीं था। मिस्त्री के मुताबिक दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लाइफ जैकेट नहीं होने के सवाल पर उन्होंने क्या कहा वो आप सुन लीजिए। पानीगेट की न्यू सनराइज स्कूल है, वहाँ के बच्चे इधर पिकनिक के लिए आए थे। एक बोट में करीब 35 लोग सवार थे। शायद बोट की कैपेसिटी ज़्यादा बच्चे बिठाए हो, बोट का बैलेंस गया, बोट पलट गया और उसमें बोलते हैं कि जो सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए वो थे नहीं। साइड पे गोताखोर या लाइफ गार्ड नहीं थे। बच्चों ने लाइफ जैकेट नहीं पहना था। तो पूरा प्रोजेक्ट कोटिया प्रोजेक्ट्स को 30 साल के लिए 100% PPP मॉडल पे चलाने के लिए दिया है। उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्ट किया है बोटिंग वाले के साथ और ये हादसा हुआ है। हादसे में करीब 14 बच्चों की डेथ हुई है। उसमें से 14 लोगों की डेथ हुई है, उसमें 12 बच्चे 2 टीचर हैं। बाकी के 3 लोग हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। बाकी सबका बचाव हो गया है। तो टोटल 35 पेशेंट से उसमें से 14 डेथ हुई है। काफ़ी दर्दनाक घटना है। घटना की पूरी जांच की जाएगी। जो भी लैप्सेस है उसके लिए कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। हादसे के बाद हरणी पुलिस स्टेशन में कोटिया प्रोजेक्ट्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई। FIR में कुल 18 लोगों के नाम हैं। इनमें बोर्ड संचालक, कॉन्ट्रैक्टर, इनके समेत झील में काम धाम से जुड़े लोग भी शामिल हैं। ये FIR वडोदरा नगर निगम के इंजीनियर राजेश चौहान ने दर्ज करवाई है। शिकायत में कहा गया है कि हरणी लेक जोन में काम का वर्क ऑर्डर 2017 से ही कोटिया प्रोजेक्ट्स के पास है। इस लेक में बोटिंग से लेकर खाने पीने, बैंक्वेट हॉल जैसी सभी जिम्मेदारी इसी एक कंपनी के पास है। नामों का रखरखाव सही तरीके से नहीं रखा गया था और लाइफ सेविंग इक्विपमेंट पर्याप्त संख्या में नहीं थे, जैसे हमने अभी आपको बताया। गुजरात पुलिस ने इस घटना के लिए अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 15 और लोगों के लिए तलाश जारी है, जो कोटिया प्रोजेक्ट्स और झील के कामकाज से जुड़े बताए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर पन्ना मोमाया ने समाचार एजेंसी PTI को बताया कि गिरफ्तार लोगों में हरणी लेक जोन के मैनेजर शांतिलाल सोलंकी और 2 नाव संचालक हैं। वडोदरा के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने हादसे की जांच के लिए एक SIT बना दी है। इस टीम में 7 अधिकारी हैं जो घटना की जांच करेंगे। मामले को हरणी पुलिस स्टेशन से क्राइम ब्रांच को अब ट्रांसफ़र कर दिया गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई घटना का लाइव वीडियो या तस्वीर
उसके पास हो तो वो पुलिस को दिया जाए ताकि जांच में मदद मिल सके। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि हरणी लेक का मुख्य ठेकेदार परेश शाह अब फरार है। इस लेक में काफ़ी संख्या में नावें थीं, लेकिन एक ही नाव पर सबको बैठा दिया गया। जो लाइफ जैकेट्स थीं वो भी बदतर हालत में थीं। इस मामले में पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, लेक के कामकाज को देखने वाली कंपनी के बारे में और क्या पता चला है, ये जानने के लिए हमने इस घटना को कवर कर रहे स्थानीय पत्रकारों से बात की। सुनिए वो क्या अपडेट दे रहे हैं। इस घटना में अभी फ़िलहाल पुलिस ने एफआईआर लॉन्च की है। कुल 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दी गई है। लेटेस्ट जानकारी मिली है उसके मुताबिक 5 लोगों को हिरासत में लिया है और पुलिस ने इसमें एसआईटी की भी जांच की है। आज पूरा दिन एक और जनाजा तो एक और अग्नि संस्कार चल रहा था। हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के बच्चे थे जिनको आज अंतिम क्रिया की गई। तो पूरा वडोदरा मानो शोक मना रहा है और इन बच्चों की मौत के पगले जो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के तौर पे जो प्रोग्राम्स होने वाले थे, भव्य कार्यक्रम होने वाले थे, वो भी रद्द कर दिए गए हैं। फिलहाल राज्य सरकार ने इन बच्चों को सहाय दी है। तो वडोदरा के सेवाभावी संस्थाओं ने भी इन परिजनों को 1-1 लाख रुपया सहाय देने की घोषणा की है। ये जो बात करें मेसर्स कोटिया की है तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट परेश शाह नाम के कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था। उसने कई लोगों को अलग अलग तरीके से ये प्रोजेक्ट दिया था, जिसमें से बोट का जो प्रोजेक्ट है वो कोटिया को दिया गया था। उनका भी नाम इसमें एफआईआर में शामिल किया गया है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है पुलिस ने जो पकड़े हैं लोग वो खास करके बोट जो चला रहा था और वहाँ पे जो ठेकेदार के बंदे थे उन लोगों को अभी पकड़ा है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। राज्य के कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र रावत ने इसे भ्रष्टाचार का प्रोजेक्ट बताया। दावा किया कि जब वडोदरा नगर निगम ने कोटिया ग्रुप को यह प्रोजेक्ट दिया था तो उन्होंने तभी सवाल उठा दिया था क्योंकि ग्रुप के पास इस क्षेत्र में कोई तकनीकी अनुभव नहीं था। नरेंद्र रावत ने आरोप लगाया था कि यह घटना कॉरपोरेशन और कॉन्ट्रैक्टर के कारण हुई है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जिस टाइम पे ये प्रोजेक्ट दिया गया था कोटिया प्रोजेक्ट्स को, उसी टाइम पे हमने उसका विरोध किया था क्योंकि कोटिया वालों को कोई एक्सपीरियंस, ये टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं था। उनका फूड प्रोडक्ट के साथ ये बिजनेस था। उसके बाद तुरंत उस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया गया और बाद में उसमें टेक्निकल कंसल्टेंट लाए गए और बाद में फिर से ये प्रोजेक्ट लिया गया। बेसिकली ये पीपीपी भ्रष्टाचार का प्रोजेक्ट था जिसमें कॉरपोरेशन को 150 करोड़ का नुकसान था, फिर भी ये प्रोजेक्ट चल रहा था। बात अभी ऐसी है कि जिस तरह से यहाँ पर 15 लोगों की जो मौत हुई है उसके सामने कॉरपोरेशन और जो कॉन्ट्रैक्टर है उनकी गंभीर बेदरकारी है और उसकी वजह से ये घटना हुई है। आप जानते हैं कि कॉरपोरेशन के द्वारा रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर सेफ्टी ऑडिट नहीं किया गया। जिस तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी हो या कोई भी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन देती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शासकों की कि इसको समय के अंतर पर हर एक प्रोजेक्ट का ऑडिट किया जाए। यहाँ पर सेफ्टी की जाती है और प्रोजेक्ट के अंदर वो टेंडर के सिवा कोई वायोलेशन करते हैं तो उसका प्रोजेक्ट बंद करना चाहिए, मगर ये काम नहीं किया गया। इस तरीके का सवाल स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गमची ने भी उठाया है। उनका कहना है कि नाव पर 2 रेस्क्यू करने वाले होने चाहिए थे लेकिन वो थे ही नहीं। उन्होंने इसे घोटाला बताते हुए कहा कि इसमें वडोदरा नगर निगम और ठेकेदार शामिल हैं। जो बोर्ड है उसकी क्षमता 14 की है, उसके अंदर 27 लोगों को बिठा के यहाँ घूमने आए थे और बोट पलटी मार गई है। अभी 22 की क्षमता में 27 बिठा है तो बोट ने पलटी मारा है, यह अधिकारी भी कबूल रहे। साथ में देखा जाए तो इस बोट में 2 रेस्क्यू लोग भी बैठने चाहिए, तरवैया जो होते वो भी होने चाहिए, वो भी नहीं थे। साथ में बोट में जो भी लोग बैठते उनको ऐसे जैकेट दिए जाते जो कुछ हुए तो बच सकते हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। साथ में ये पूरा जो तालाब है उसके आजू बाजू कोई सीसीटीवी कैमरे भी नहीं रखे क्योंकि कुछ होता है तो ऑफिस में मालूम पड़ेगा कुछ तालाब में हुआ है। यानी कहीं ना कहीं वडोदरा महानगर पालिका और जो कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। साथ में देखा जाए तो यहाँ ग्रीन बेल्ट की जगह है, उसका भी हमने विरोध किया था कि ये ग्रीन बेल्ट की जगह में इसने बांधकाम किया है, वहां भी पैसे कमा रहे, साथ में आगे भी ग्रीन बेल्ट की जगह है, दोनों ग्रीन बेल्ट की जगह दबा के कॉन्ट्रैक्टर पैसे कमा रहे हैं। शुक्रवार 19 जनवरी को गुजरात हाईकोर्ट ने भी इस दर्दनाक हादसे का संज्ञान लिया। सख्त टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने कहा कि इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रिजेश त्रिवेदी ने चीफ जस्टिस की बेंच के सामने इस मामले को रखा।
हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने मौखिक रूप से कहा कि ये काफ़ी ज़्यादा दुखद घटना है, इसे आसानी से टाला जा सकता था। कोर्ट ने कहा कि अगर सुरक्षा नियमों का पालन किया जाता तो इसे आसानी से मैनेज किया जा सकता था। हमेशा ऐसे हादसों को रोका जा सकता है। कोर्ट इस मुद्दे पर विस्तृत आदेश भी दे सकता है। हाईकोर्ट की टिप्पणी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 1.5 साल पहले गुजरात में ऐसा ही एक और हादसा हुआ था। 30 अक्टूबर 2022 को मोरबी में एक सस्पेंशन ब्रिज टूट गया था। 135 लोगों की मौत हुई थी। इस पुल की मरम्मत भी कई सालों से नहीं हुई थी। जंग लगी केबल और ढीले नट बोल्ट के कारण पुल भारी संख्या में लोगों का वजन सह नहीं पाया। गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट में खुद ये बात मानी थी कि केबल में जंग लग चुका था, उन्हें रेनोवेशन से पहले हटाया जाना चाहिए था। लेकिन जिस फर्म को पुल के रेनोवेशन का ठेका दिया गया उसने ऐसा किया ही नहीं। हादसे के 1 साल बाद एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जमा की। रिपोर्ट में हादसे के लिए पुल का प्रबंधन करने वाली कंपनी ओरेवा ग्रुप, इसके डायरेक्टर जयसुख पटेल और मैनेजर्स दीपक दवे और दीपक पारेख को जिम्मेदार ठहराया गया था। इसे कंपनी की लापरवाही का नतीजा बताया गया था। एसआईटी ने मोरबी हादसे को गुजरात का सबसे बड़ा और सबसे भीषण मानव निर्मित आपदा बताया था। अब एक बार फिर वडोदरा की दर्दनाक घटना के बाद सरकार जागी है, या ऐसा कह रही कि जागी है। अब पर्यटन के लिए बेट द्वारका जाने वाली नावों में लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य किया गया है। बेट द्वारका गुजरात में एक छोटा सा द्वीप है। नवंबर से फरवरी तक वहाँ पर्यटन का पीक सीजन होता है। वडोदरा में जब यह हादसा हुआ 18 तारीख को, तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल भी घटनास्थल पर पहुंचे, सख्त कार्रवाई का वादा किया। वडोदरा डीएम को 10 दिन के भीतर उच्च स्तरीय जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। राज्य की सरकार ने जान गंवाने वाले बच्चों और टीचर के परिवार को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की। मदद घायलों के परिवार को 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने भी मृतक लोगों के परिवारों को 2 लाख रुपये और घायलों के परिवार वालों के लिए 50,000 रुपये सहायता करने की घोषणा की है। लेकिन सवाल यही है कि क्या महज मुआवजों की घोषणा से बार बार होने वाले ऐसे हादसों को हम नज़रअंदाज करते जा रहे हैं? सवाल ये भी है कि हादसों के बाद ही हमारी सरकारें क्यों जागती हैं? आप भी पूछिए, गुनिए सारे सवाल। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर पढ़ने और पढ़ाने से जुड़ी है। केंद्र सरकार ने कोचिंग संचालकों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें एक पॉइंट है जिस पर सबसे ज़्यादा बवाल हो रहा है। अब 16 साल से कम उम्र के छात्र कोचिंग सेंटर में रजिस्टर नहीं हो सकते, वो कोचिंग में एडमिशन नहीं ले सकते। इस पॉइंट को लेकर कोचिंग संचालक, पेरेंट्स और छात्र हर किसी के अपने अपने तर्क हैं। उन सबको जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं सरकार ने और क्या पॉइंट्स सुझाए। 16 साल से कम उम्र के छात्रों का कोचिंग सेंटर में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कोचिंग सेंटर खोलने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एडमिशन लेने के बाद कोर्स की अवधि में फ़ीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी। किसी छात्र ने बीच में कोर्स छोड़ दिया तो संस्थान को कोर्स के बाकी बचे समय का पैसा वापस करना होगा। ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था हमारे यहाँ कि आपने एडमिशन ले लिया, अगर आपने पैसा दे दिया तो नाकों चने चबवाने पड़ते थे। तब भी कई बार पैसा वापस नहीं मिलता था पेरेंट्स को जब वो कोई अपना प्लान चेंज करते थे। इस पैसे में मेस और हॉस्टल फीस भी शामिल होगी। ये फीस 10 दिन के अंदर वापस करनी होगी। एक दिन में 5 घंटे से अधिक कोचिंग क्लास नहीं चलेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर कोचिंग सेंटर पर जुर्माना लगेगा। पहली बार नियम तोड़ने पर 25,000, दूसरी बार नियम तोड़ने पर 1 लाख का जुर्माना लगेगा। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करना अब राज्यों के ऊपर है। इस गाइडलाइन को लेकर और क्या बातें सामने आ रही हैं, इस बारे में हमने बात की इंडिया टुडे की पत्रकार मिलन शर्मा से। कोचिंग सेंटर्स की गाइडलाइंस को लेकर 2 बड़े सवाल अभी भी हैं और इस पर क्लैरिटी फिलहाल नहीं मिल पाई है। पहला तो ये कि ये इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस का कब से होगा, क्योंकि तब से फिर कोचिंग सेंटर्स को अपने आप को एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो राज्य सरकारें अपॉइंट करेंगी उनके सामने जाकर रजिस्टर करना होगा। और दूसरी अहम बात, क्या इसको बाकी राज्य सरकारें गाइडलाइंस को लागू करेंगी, क्योंकि ये जो एजुकेशन सब्जेक्ट है, शिक्षा, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, यानी कि राज्य सरकारों का भी इस पर पूरा हक होता है और केंद्र सरकार भी इस पर गाइडलाइंस और रूल्स बनाती है। तो क्या सारे राज्य इस कोचिंग सेंटर गाइडलाइन को लागू करेंगे, इस पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा कि वहां के जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनका सिस्टम कैसा है। मान लीजिए अगर राजस्थान के कोटा में बहुत प्रॉब्लम है तो क्या वहां के लोग इस गाइडलाइन को लागू करेंगे, या क्या ये गाइडलाइन दिल्ली में लागू हो सकती है या नहीं, ये तो राज्य सरकारें और जो यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वही डिसाइड कर पाएंगे। अब बात इसके पीछे तर्क की। सरकार का कहना है कि देश भर में इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों में सुसाइड के बढ़ते मामलों और देश में कुकुरमुत्ते की तरह उगाए कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को लेकर यह फैसला किया गया है।
छात्रों के सुसाइड की बात वाजिब भी लगती है। इस मुद्दे पर हमने राजस्थान के कोचिंग हब कहे जाने वाले कोटा जाकर कुछ महीने पहले ग्राउंड रिपोर्ट की थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। पुलिस के आंकड़ों पर भरोसा किया जाए तो अकेले कोटा में सुसाइड करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। 2015 में 18 छात्रों ने जीवन समाप्त किया, 2016 में संख्या थी 17, 2017 में 7, 18 में 20, 19 में 18, 2022 में 15, 2023 में 26। कोविड महामारी के कारण साल 2020 और 2021 में कोचिंग संस्थान बंद थे। इस कारण कोटा में इन 2 वर्षों में हुए सुसाइड का कोई आंकड़ा रिपोर्ट नहीं किया गया। कोचिंग से संबंधित सरकार की गाइडलाइंस तो आ गई हैं और इसको लेकर देश भर के पेरेंट्स में चर्चा भी छिड़ गई है। इस विषय की जटिलता को क्या पेरेंट्स और स्कूल के भरोसे समझा जा सकता है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि हर बच्चे पे तो ये शायद नहीं लागू होता है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो क्लासरूम में पढ़ाई करके ही हर सब्जेक्ट पे अपनी पूरी पकड़ बना लेते हैं, और हर पेरेंट्स के पास ये नहीं है कि वो जो जिस सब्जेक्ट में बच्चा वीक है उसको देख पाए। किसी के पास टाइम नहीं होता या कोई उस सब्जेक्ट से नहीं जुड़ा होता है। तो मेरे हिसाब से अगर अलग से हम कोई हेल्प ले रहे हैं तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। पेरेंट्स नहीं टाइम दे पा रहे हैं तो फिर कहीं तो सहारा होना चाहिए ना, कि हम बच्चे को एक्स्ट्रा कुछ हेल्प कर पा रहे हैं। ये क्या बात होती है? ये तो हमारी मर्जी है ना, हमें लेनी है या नहीं। गवर्नमेंट इस पे कैसे कर सकते हैं? ये तो हमारी फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम का वायलेशन है। ये तो हमारी चॉइस है ना, हमें लेनी है या नहीं। इस पे गवर्नमेंट कहाँ से गाइडलाइंस बना सकती है? ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, अगर हमें कभी डाउट आ जाए तो क्या हम स्कूल के टीचर को परेशान करके पूछेंगे? कर भी सकते हैं। पेरेंट्स को परेशान करके पूछेंगे? कर सकते हैं। लेकिन अगर कोचिंग में जाएंगे तो कोई बुराई नहीं है ना। और अगर किसी को एक्स्ट्रा पढ़ना है तो वो कहाँ से पढ़ेगा? स्कूल के टीचर पढ़ाएंगे? नहीं ना, कोचिंग में तो एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं हम। अगर बच्चों की क्यूरियोसिटी को ही आप मार दोगे, अगर बच्चों को आगे पढ़ना है तो कोचिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। तो अगर आपको क्यूरियोसिटी को ही मार दोगे तो फिर बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? गाइडलाइंस के बारे में सोचना चाहिए ना गवर्नमेंट को। ऐसी गाइडलाइंस कैसे बना सकती है गवर्नमेंट? थैंक यू। हमें पता चला है कि सरकार ने नई गाइडलाइंस इश्यू करी है, जिसमें 16 साल से कम के बच्चे नहीं अटेंड कर सकते कोचिंग। अभी तो हमारी मर्जी है ना, हमें लेनी है या नहीं। गवर्नमेंट इस पे कहाँ से कोई गाइडलाइन इश्यू कर सकती है? ये तो हमारा वायलेशन है राइट टू फ्रीडम का। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, कभी अगर हमें पढ़ते हुए डाउट आ जाता है तो हम अपने पेरेंट्स से हर समय थोड़ी पूछ सकते हैं। हमारे दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, मोस्ट फैमिलीज में यही है। तो क्या हम अपने पेरेंट्स को कॉल करेंगे ऑफिस में बीच में कि मम्मा ये समझ नहीं आ रहा, पापा ये समझ नहीं आ रहा? तो हम ना अपने पेरेंट्स को परेशान कर सकते हैं ना। तो हमारे पास सबसे बेस्ट कोचिंग रहता है कोचिंग में, जिसमें हमें बहुत अच्छे से समझाया जाता है और हमारे कॉन्सेप्ट बेस से ही क्लियर हो जाते हैं, जिससे हम बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो फिर गाइडलाइंस कैसे कैसे इशू हो सकती है? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ये सब। पेरेंट्स और छात्रों की तो बात हो गई, उनके तर्क भी आपने सुन लिए। अब बात कोचिंग सेंटर्स की। कोचिंग सेंटर्स में सुरक्षा संबंधी नियमों के उल्लंघन की बातें खबरों में आती रहती हैं। साल 2019 में गुजरात के सूरत के तक्षशिला कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई थी। इस आगजनी में 19 छात्रों की मौत हुई थी। हादसे का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। इस बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर चलता था, जिसमें आग लगने के कारण छात्र अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूदने लगे। जाहिर है, गाइडलाइंस के मुताबिक कोचिंग संचालकों को फायर और भवन सुरक्षा संबंधी नियमों का भी अच्छा खासा ख्याल रखना होगा। इसकी एनओसी होना अनिवार्य है। सरकार के नए दिशा निर्देश को लेकर कोचिंग संचालकों का क्या कहना है, वो सरकार के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, इसे लेकर हमने बात की कोचिंग संचालकों से भी। सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो गाइडलाइंस जारी हुई है, वो अपन देखें तो 80% 90% लेवल तक स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए जारी हुई है। अपन बात करें कि 10th तक के बच्चों की कोचिंग का जो ट्रेंड चल रहा है और वो बच्चे स्कूल से दूर रहकर पढ़ रहे हैं, ये बच्चों के डेवलपमेंट के लिए अपन देखें तो निश्चित रूप से बहुत डेवलपमेंटल उनमें कमजोरी साबित हो जाती है, क्योंकि कोचिंग में बच्चा क्लासरूम तक सीमित रहता है और बच्चे के डेवलपमेंट के लिए स्कूल का क्लासरूम की बाद में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स, ये सब चीजें बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के की मेथड्स होते हैं, की पैरामीटर्स होते हैं। इसलिए डेफिनेटली सरकार की गाइडलाइन का बेसिक उद्देश्य ये है कि बच्चा स्कूलिंग है वो स्कूल में जारी रखे, और ऐसा होना बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। 80% ये बेनिफिशियल है। अब मैं 20% पॉइंट पे आता हूँ। आज के दिन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रही हैं
उनमें केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करके, चाहे बोर्ड एग्जाम में 100/100 500/500 का 12th का बच्चा है, वो भी केवल स्कूलिंग के आधार पे इमीडिएटली नीट, जेई, क्लेट इनमें अच्छी रैंक हासिल नहीं कर सकता। मीन्स उसको आज के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर्स हैं उनके पैटर्न के लिए उसको एक्स्ट्रा तैयारी की जरूरत है ही है। तो या तो सरकार इस गाइडलाइन के साथ साथ पूरा पेपर ही 100% एनसीईआरटी बेस्ड इजी करे कि स्कूल से बच्चे का सिलेक्शन होने लगे। और अगर स्कूल से सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो जैसा पेरेंट्स का मानना है वैसा हमारा भी है कि बच्चे को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चंस मिलनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो स्कूलिंग के कंटेंट को तो आप ये मानिए 50% टाइम में कवर कर लेते हैं। तो ऐसे के लिए मैं चाहूंगा कि या तो गवर्नमेंट इन एग्जाम्स के पेपर को अपने लेवल पे इजी करे, या फिर एनसीईआरटी का जो क्यूरिकुलम है उसमें ऐसे कंटेंट को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ रहे हैं वो कंटेंट है, वैसे क्वेश्चंस है, वो एनसीईआरटी में जोड़े। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो आज के दिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो क्यूरिकुलम है, हम स्कूल भी चलाते हैं, हम कोचिंग भी चलाते हैं, तो दोनों चीजों को हम देख रहे हैं। कोचिंग के बच्चे को तैयारी करवाने के लिए, सिलेबस करवाने के लिए निश्चित रूप से हमें या तो भागना पड़ेगा या उसकी क्लासेस लंबी लगानी पड़ेंगी, इतना कंटेंट उसको देना होता है अच्छी रैंक लाने के लिए। तो गवर्नमेंट को इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस बहुत लिमिटेड कर देना चाहिए ताकि इस तरह का लोड बच्चे के आए ही नहीं। सही पहल है, लेकिन इसमें कई खामियां हैं। पहला, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग नहीं। अब उसमें अबैकस है, वोकैबुलरी है, ओलंपियाड है, स्टेम है, बच्चों को इन सब की कोचिंग चाहिए, वो कहाँ जाएंगे? दूसरे कुछ बच्चे इतने वीक होते हैं वो भी इससे वंचित रह जाएंगे जहां माँ बाप भी नहीं पढ़ा सकते उन्हें। उसके बाद ऑनलाइन के बारे में कुछ नहीं कहा। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी पढ़ा सकते हैं, क्या आप उनको 16 से नीचे को रोक पाएंगे? तीसरी चीज, 50 का फिगर। अब 50 बच्चे कौन मॉनिटर करेगा? कोचिंग में तो 1 महीने में भी कोर्स खत्म होता है, फिर नए बच्चे आ जाते हैं, तो ये एक ग्रे एरिया हो गया करप्शन के लिए। उसके बाद इन्होंने कहा सुबह नहीं पढ़ाएंगे। जो ड्रॉपर बैच बनते हैं, मेडिकल की लोग तैयारी 4-4 साल तक करते हैं, उनको भी रेगुलेट, उनके लिए तो ये सुबह ही पढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने खाली कोटा को दिमाग में रख के सारे रूल्स बनाए। कोटा के बियॉन्ड कोचिंग है इंडिया में, आपको सबको देख के करना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें जो 2-3 मेन पॉइंट थे, रिफंड, एक्सेस बच्चे, उसको करके, फायर सेफ्टी को करके शुरू करते और बाद में जरूरत पड़ती तो और करते। तो अभी फिर भी इसको सरकार रिविजिट करे और रैशनल वे में बनाए। सरकार के इस फैसले पर हमने दी ललन टॉप के दर्शकों से भी राय मांगी थी। कुछ लोगों ने हमें ईमेल के जरिए अपनी राय दी है। नवल किशोर ने हमसे कहा कि अगर सरकार को कोचिंग पर पाबंदी लगानी है तो बेशक लगे, पर उससे पहले सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारना होगा। एक तरफ सरकारी स्कूलों की पढ़ाई की हालत ख़राब है, दूसरी ओर कोचिंग भी आप बंद करवा रहे हैं, तो आप अच्छी शिक्षा कैसे देंगे, इसे सुनिश्चित कीजिए। संदीप यादव कहते हैं कि उनके हिसाब से फैसला सही है। फिलहाल अब सरकार को सरकारी स्कूलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में है। एक और दर्शक सुखराम ने बताया कि उम्र की बजाय टेस्ट के आधार पर एडमिशन होना चाहिए। हो सकता है कम उम्र के लोगों में भी वो काबिलियत हो कि अगर वो अपनी उम्र से ज़्यादा जानकारी और शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम हो। ये था आज का दी ललन टॉप शो। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दी ललन टॉप।